Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य विचार समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का द्वितीय खंड। प्रथम खंड में हमने वाक्य किसे कहते हैं यह समझा एवं वाक्य के 2 अंगों के बारे में भी समझा। बच्चों, हमेशा याद रखो कि वाक्य का प्रत्येक शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है। हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, क्रम अर्थात सीरीज, सीक्वेंस, यानी जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अगर हम 1 के बाद 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, तो एग्जैक्टली दूसरे को यह समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखेंगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि हम नंबरिंग यानी 1, 2 लिख रहे हैं। इसी तरह से वाक्य में भी आने वाले शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है और शब्दों के बीच परस्पर अन्विति होती है। इन व्याकरणिक नियमों का सही ज्ञान न होने से ही वाक्य रचना की अशुद्धियां देखने में आती हैं और इस प्रकार के प्रयोग भी कई बार देखने में आते हैं। जैसे मेरे को अपनी कॉपी दे दो। यह वाक्य पूर्ण रूप से अशुद्ध है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, यह भी वाक्य अशुद्ध है। उसे नौकर से बुलाओ, यह भी वाक्य अशुद्ध है। रोटी तो मिल गया लेकिन सब्जी नहीं मिली, यह भी वाक्य अशुद्ध है। अर्थात ये सभी वाक्य अशुद्ध है। सामान्यतः वाक्य रचना के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने में आती हैं, जिन पर हम एक एक कर विचार करेंगे। पहले प्रकार की अशुद्धि है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। इन्हें हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। विद्यालय बच्चा है जाता, यह वाक्य अशुद्ध है। वाक्य ऐसा होना चाहिए, बच्चा विद्यालय जाता है। एक गीतों की पुस्तक चाहिए, यह वाक्य भी अशुद्ध है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, गीतों की एक पुस्तक चाहिए। मैच में बनाई सचिन ने सेंचुरी, यह वाक्य भी अशुद्ध है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, सचिन ने मैच में सेंचुरी बनाई। अगला वाक्य है महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, यह वाक्य अशुद्ध है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। अगला वाक्य है आप क्या जाएंगे। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, क्या आप जाएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य के शब्दों में एक क्रम होना चाहिए। पदक्रम संबंधी सामान्य नियम निम्नलिखित है कि वाक्य में पहले कर्ता यानी जिसके बारे में बात हो रही है, फिर कर्म यानी उसके द्वारा किए गए कार्य में प्रयोग किया गया ऑब्जेक्ट, लास्ट में अंत में क्रिया। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कर्ता सबसे पहले है, पुस्तक कर्म उसके बाद है, पढ़ता हूँ क्रिया अंत में है। यदि क्रिया आकर्मक है तो पहले कर्ता फिर क्रिया आ जाती है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं कर्ता, पढ़ता हूँ क्रिया। विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं। जैसे अरे यह कब हुआ। विस्मयादिबोधक शब्द अरे सबसे पहले है और क्रिया हुआ सबसे अंत में है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह कर्ता, तेज क्रिया विशेषण, दौड़ता है क्रिया। वाक्य तर्क संगत होना चाहिए। जैसे
अगर उस वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर मिलना चाहिए। मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो। इस वाक्य पर अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि मेहमान को हम प्लेट में रख रहे हैं और उसके बाद हम उन्हें खाना दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यह वाक्य अशुद्ध है। वाक्य ऐसा होना चाहिए, मेहमान को खाना प्लेट में रख कर दो। अगला वाक्य है, तुम्हें गरम गाय का दूध पीना चाहिए। इस वाक्य पर भी अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि गाय गरम होनी चाहिए। गरम गाय यानी गाय गरम होनी चाहिए जिसका दूध तुम्हें पीना चाहिए। पर यह वाक्य पूर्णतः अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, तुम्हें गाय का गरम दूध पीना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सामान्य बोलचाल में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां प्रायः देखने में मिलती हैं या सुनने में मिलती हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए एवं शुद्ध वाक्य और शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरे प्रकार की अशुद्धि है अन्विति संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है, आप खाना खाओ। हम यह जानते हैं कि आप अर्थात सम्मान देकर बात की जा रही है, यानी हमसे कोई बड़ा है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्रिया खाओ नहीं होगा, खाइए होगा। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, आप खाना खाइए। अशुद्ध वाक्य है, मनु या मीरा जाएंगे। शुद्ध वाक्य है, मनु या मीरा जाएगी। अशुद्ध वाक्य है, क्या आप खाना खा लिए हैं। शुद्ध वाक्य होगा, क्या आपने खाना खा लिया है। अशुद्ध वाक्य है, प्रधानाचार्य आ रहा है। शुद्ध वाक्य है, प्रधानाचार्य आ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, क्रिया, अन्विति होना भी आवश्यक है। इस संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, यदि कर्ता संज्ञा के साथ परिसर्ग विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया उसी के अनुसार बदलती है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, लड़कियां खेल रही हैं। दूसरी मुख्य बात, यदि कर्ता के साथ परिसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसा कर्म होगा यानी कर्म जिस लिंग में होगा क्रिया भी उसी लिंग में लिखी जाएगी। जैसे लड़के ने मिठाई खाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्ता पुल्लिंग है परंतु हमने क्रिया को कर्म के अनुसार लिखा। यहाँ पर कर्म मिठाई स्त्रीलिंग है इसलिए उसके अनुसार हमने क्रिया लिखी खाई। तीसरी मुख्य बात, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों परिसर्ग सहित है तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में आती है। जैसे लड़के ने मिठाई को खाया, लड़की ने सेब को खाया, लड़कों ने मिठाइयों को खाया, लड़कियों ने सेबों को खाया। यानी पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष रूप। इस तरह से सभी क्रियाएं पुल्लिंग में आ गई। चौथी मुख्य बात, कर्ता में यदि समान लिंग वाली क्रियाएं और से जुड़ी हो तो क्रिया बहुवचन में आती है। जैसे मोहन, सोहन, मधुर और राघव विद्यालय जा रहे हैं। दिव्या, कीर्तिका, आंचल और मधु पुस्तकालय जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर कर्ता एक से अधिक है इसलिए बहुवचन का प्रयोग क्रिया में किया गया है। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हो तो
क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। जैसे राघव दीपक या भावना जाएगी, यहाँ पर अंतिम संज्ञा पद है भावना, उसके अनुसार क्रिया को लिखा गया है जाएगी। शिखर, करण या माताजी आएंगी। शिखर और करण दोनों पुल्लिंग है, परंतु माताजी जो अंतिम संज्ञा पद है वह स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके अनुसार क्रिया आएंगी स्त्रीलिंग है। अनुषा, सुप्रिया या कुणाल गया था। यहाँ पर अनुषा, सुप्रिया दोनों स्त्रीलिंग है, परंतु अंतिम संज्ञा पद कुणाल पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग में लिखी गई है गया था। छठी मुख्य बात इस प्रकार है, यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप में प्रयोग की जाती है। जैसे कौन आया है, वह बैठ गया। यहाँ पर कौन आया है में नहीं स्पष्ट हो रहा है कि जो आया है वह स्त्री है या पुरुष, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग में क्रिया लिखी गई है। सातवीं मुख्य बात है, कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम निम्न प्रकार होगा, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष। क्रिया अंतिम पद के अनुसार होगी। तुम, वह और मैं जाएंगे। आप, वे और हम बाजार चलेंगे। इस प्रकार हमने अन्वति संबंधी अशुद्धियों को पढ़ा और समझा। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां एवं अन्वति संबंधी अशुद्धियों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ का द्वितीय खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या तृतीय खंड में की जाएगी। धन्यवाद।